नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। विद्वानों में यह प्रश्न बड़ा विवादास्पद और रोचक रहा है कि जिस जाति के नाम पर एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का नाम राजपूताना पड़ा, वो राजपूत कौन थे? क्या वो विदेशी थे? क्या वो भारतीय प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान थे, या वो कहीं और से आकर उन्होंने भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों को अपनाकर भारतीय परंपराओं की रक्षा करने में अपना सर्वस्व न्योछावर किया? कौन थे राजपूत? इस बारे में जब हम बात करते हैं, राजस्थान में अधिकांश राजपूत राजा राज्य करते थे, इसीलिए मुग़ल और ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र का नाम रजवाड़ा या राजपूताना पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, और यूँ भी देखा जाए तो राजपूताना नामकरण अंग्रेज़ों के समय से ही हुआ था। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज टॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना के लिए अपने प्रथम एवं प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ में 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान का इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ जुड़ा होने से लगभग 4005 वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में बड़े मतभेद हैं। पहला प्रश्न यही होता है कि राजपूत कौन थे, और यह प्रश्न आज भी अत्यंत विवादास्पद है। राजपूत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। राजपूत या रजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का विकृत या अपभ्रंश रूप है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग देखने को मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक, बाणभट्ट के हर्षचरित और कादंबरी में भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री हेनसांग, जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, वह राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखता है। श्री ओझा के इस कथन से इस शब्द की प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है। वेद और उपनिषदों में भी राजन्य शब्द का प्रयोग हुआ है, और वहाँ से लगातार 16वीं शताब्दी में चंद्र बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में राजपूत शब्द का प्रयोग किसी जाति विशेष के लिए न होकर योद्धा और क्षत्रिय राजकुमारों के लिए किया गया है। मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व यहाँ के सभी शासक क्षत्रिय कहलाते थे, अतः जाति के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग मुसलमानों के आगमन के बाद से होता हुआ दिखाई देता है। जगदीश सिंह गहलोत लिखते हैं, मुसलमानों के आक्रमण तक यहाँ के राजा क्षत्रिय ही कहलाते थे। बाद में उनका बल टूट गया और ये स्वतंत्र राजा के स्थान पर सामंत या नरेश हो गए। मुसलमानों के समय में ही धीरे धीरे इन
शासक राजाओं की जाति के लिए राजपूत या रजपूत शब्द काम में आने लगा। इस प्रकार मुसलमानों ने सने सने क्षत्रिय कुलों को पराजित कर उन्हें राज्य विहीन कर दिया। राजवंशीय होने के कारण सत्ताहीन क्षत्रिय भी राजपूत कहलाते थे। उच्चारण की सुविधा के कारण मुसलमानों ने राजपूत कहना प्रारंभ किया और तभी से राजपूत शब्द एक विशेष जाति के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी इस मत को स्वीकार करते हुए कहते हैं, मुसलमानों के राजत्व काल में क्षत्रियों के राज्य क्रमशः अस्त होते गए और जो बचे उनको मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अतएव वे स्वतंत्र राजा न रहकर सामंत बन गए। ऐसी दशा में मुसलमानों के समय राजवंशी होने के कारण उनके लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इससे स्पष्ट होता है प्राचीन काल से लेकर मुसलमानों के आक्रमण तक राजपुत्र शब्द का प्रयोग कुलीन क्षत्रिय के अर्थ में किया जाता रहा था। महाभारत में भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग कुलीन क्षत्रिय के अर्थ में हुआ है। महाभारत के विराट पर्व में द्रौपदी को राजपुत्री कुलीन छत्राणी के अर्थ में कहा गया है। 8वीं शताब्दी तक इस शब्द का प्रयोग जाति के लिए न होकर शासक वर्ग के लिए या कुलीन क्षत्रियों के लिए प्रयोग किया जाता था। जैन और बौद्ध ग्रंथ भी 7वीं शताब्दी तक राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। अतः हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि चाणक्य, कालिदास और बाण भट्ट के राजपुत्र मुसलमानों के समय अपने राज्य खोकर राजपूत बन गए। यद्यपि राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी भी विवादास्पद है। इस संबंध में विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। कुछ राजपूतों को वैदिक आर्यों से संबंधित सूर्य और चंद्रवंशी बताते हैं। कुछ इन्हें ब्राह्मणों से उत्पन्न बताते हैं। कुछ इन्हें अग्निकुल का एक सिद्धांत दिया गया चंद्रबदाई के द्वारा उससे उत्पन्न मानते हैं। इसी मत के आधार पर राजपूतों की सभी शाखाओं में किसी न किसी प्रकार अपना संबंध इन वंशों से स्थापित करता हुआ देखते हैं। प्रतिहार राजपूत अपने को राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। इसी प्रकार चंदेल अपनी उत्पत्ति चंद्रमा और ब्राह्मण गंधर्व कुमारी से होना बताते हैं। चालुक्य अपने आप को हरित ऋषि के कमंडल के जल से उत्पन्न बताते हैं। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इन उदाहरणों से राजपूत शब्द की प्राचीनता, राजपूतों की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत यही स्पष्ट होता है कि राजपूत वैदिक आर्यों से संबंधित उच्च कुल के क्षत्रिय थे तथा राजपूत शब्द रजपूत का ही विकृत रूप है जिसका प्रयोग मुसलमानों के आगमन के बाद शुरू हुआ। किंतु यहाँ पर यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है, 10वीं या 11वीं शताब्दी के लगभग इस शब्द का महत्व कैसे और क्यों बढ़ा। इस संबंध में प्रसिद्ध विद्वान CM वैद्य बड़ी सुंदर विवेचना करते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के पश्चात जाति व्यवस्था के बंधन धीरे धीरे दृढ़ होने लगे। यह प्रक्रिया तब तक होती रही जब तक कि जाति व्यवस्था बिल्कुल कट्टरता की सीमा को न पहुंच गई। प्रत्येक जाति अपनी अपनी सीमाएं संकुचित करने लगी। विशेषतः रोटी बेटी के संबंध के लिए उनके दायरों में केवल वे ही कुल सम्मिलित होते थे जो रक्त संबंध में शुद्ध समझे जाते थे। 7वीं शताब्दी में कई ऐसे राजघराने थे जो क्षत्रिय थे, जैसा कि हेंगस्वांग लिखता है, परंतु उनमें से बहुत सारे क्षत्रिय बौद्ध बन गए थे और क्षत्रियों से संबंधित आर्य प्रथाओं से
उनका संपर्क बिल्कुल टूट गया था। ऐसे परिवारों को उस समय बहिष्कृत किया गया। उनके अतिरिक्त स्थान दूरी के कारण परिवारों की कुलीनता को निश्चित करना और भी कठिन हो गया था। अतएव न केवल क्षत्रियों में वरन ब्राह्मणों और वैश्यों में भी प्रांत के अनुसार उपजातियां बनाने की प्रथा चल पड़ी, जिससे दूरस्थ प्रांतों में निवास करने वाले परिवारों की कुलीनता का प्रश्न ही न उठे। इसी कारण 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजपूतों ने अपने आप को उस क्षेत्र में सीमित कर लिया जहां क्षत्रिय राजवंश मुख्यतः एकत्रित थे। स्वभावतः क्षत्रिय होने का गौरव केवल उन्हीं लोगों तक सीमित हो गया जो अपनी वंश परंपरा संदेह रहित क्षत्रिय राजकुलों के साथ सिद्ध कर सके, वह भी जीवित पीढ़ी की स्मृति के आधार पर, बाटों या चारणों की पौराणिक कथाओं के आधार पर नहीं, क्योंकि सदियों के बौद्ध एवं विदेशी शासकों के कारण वे छिन्न भिन्न हो गए थे। अतः राजपुत्र शब्द इस समय विशेष महत्व का बन गया था। वैद्य के इस कथन से स्पष्ट होता है कि भारतीय आर्यों में क्षत्रिय थे और सत्ता चली जाने के बाद राजपुत्र की जगह राजपूत रह गए, किंतु कुछ विद्वान इन्हें हूण, शक, सीथियन, गुर्जर और अन्य विदेशी जातियों की संतान बताते हैं। अतः यहाँ पर राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की समीक्षा करना आवश्यक होगा। सर्वप्रथम इस संबंध में हम वैदिक क्षत्रियों की संतान संबंधी मत के बारे में चर्चा करना समीचीन समझेंगे। प्रत्येक शासक के दरबारी लोग अपने शासक को देवतुल्य, ईश्वर द्वारा भेजा गया या देवताओं की संतान बताते हैं। यही परंपरा राजपूतों पर भी लागू होती है। मनुस्मृति में क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए थे। इन दोनों ग्रंथों के आधार पर क्षत्रिय का कार्य निर्बल लोगों की रक्षा करना बताया गया है। 7वीं शताब्दी के बाद जब क्षत्रियों ने अपना महत्व खो दिया और वे अन्य 3 वर्णों की रक्षा नहीं कर सके, किंतु उनके ब्रह्मा की संतान होने की कहानी को महत्व प्राप्त होने लगा। चारणों और भाटों ने उनकी खोई हुई महिमा को पुनः दोहराने के लिए ब्रह्मा की संतान बताकर उनकी उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत दोहराया। नवदहरण में प्राप्त एक शिलालेख में रघुवंश कीर्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग राजपूतों का महाकाव्य काल के राम और कृष्ण से संबंधित स्थापित करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार एक शिलालेख और 10वीं शताब्दी के साहित्य द्वारा राजपूतों की देवकुल या देविक शक्ति द्वारा उत्पत्ति बताई गई है। इनसे स्पष्ट होता है कि राजपूत यदि रामायण और महाभारत काल के राम और कृष्ण के वंशज हैं, तो वे भारतीय हैं और वे वैदिक आर्यों की संतान हैं। ओझा और वैद्य महोदय भी राजपूतों को भारतीय आर्यों की संतान मानते हैं। उनके कथन अनुसार राजपूत लोग प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्रों की पूजा किया करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में उनका विश्वास था। उनके शारीरिक सुडौल गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों के वंशज थे। क्षत्रियों ने वैदिक सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। रामायण और महाभारत में क्षत्रियों के लिए जो नैतिक आचरण के नियम निर्धारित किए गए थे, उन सब का पालन राजपूत मुसलमानों से हुए युद्धों में करते थे। इस प्रकार श्री ओझा एवं श्री वैद्य ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानना उपयुक्त माना है। तथापि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने की अनुश्रुति को महत्व देना ज़्यादा युक्ति संगत नहीं होगा। तथापि यह भी संभव नहीं है कि क्षत्रियों की प्राचीनता के प्रति आंख मूंद ली जाए। इसी प्रकार देवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी लगभग इसी
प्रमाण को पुष्ट करता हुआ दिखाई देता है। प्रत्येक जाति अपनी महत्ता स्थापित करने के लिए देवी उत्पत्ति के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए अपने को ईश्वरीय संतान बनाने का प्रयास करती रही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति हुई। मनुस्मृति भी यही बताती है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई, और इन ग्रंथों से यह स्पष्ट भी होता है कि क्षत्रिय वर्ण शेष 3 वर्णों की सुरक्षा का दायित्व निभाते थे। परंतु 7वीं शताब्दी से क्षत्रियों के महत्व में कमी आने लगी, जिसका स्पष्ट कारण 3 वर्णों की सुरक्षा न कर पाना था। फिर भी चारण बाटों ने अपने ग्रंथों में राजपूतों को ब्रह्मा का पुत्र कहकर उनकी दैविक शक्ति के सिद्धांत को बलवती किया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजपूत कहीं बाहर से या किसी अन्य जाति से उत्पन्न न होकर प्राचीन काल के वैदिक क्षत्रियों की संतान थे, और वे आज भी हम देखते हैं, आज भी सामाजिक जीवन में राजपूत लोग उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं नियमों और उन्हीं परंपराओं की पालना करते आ रहे हैं जो कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के ज़माने में क्षत्रियों के लिए नियत किए गए थे। इसी प्रकार एक और सिद्धांत जो बहुत बहुप्रसारित है वह है अग्निकुंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में हुआ है। वह लिखते हैं कि आबू पर्वत पर ऋषि गौतम, अगस्त व विश्वामित्र आदि के यज्ञों को राक्षस लोग अपवित्र कर दिया करते थे। तब ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ कुंड से राक्षसों का नाश कर यज्ञों के रक्षार्थ राजपूतों के 4 वंश क्रमशः प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों को उत्पन्न किया। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन जयानक अपनी कृति पृथ्वीराज विषय में भी यही विवरण करता है कि मलेच्छों द्वारा पवित्र यज्ञ स्थल को नष्ट भ्रष्ट कर देने पर ब्रह्मा द्वारा असुर वध हेतु प्रेरित पुरुष का अवतार हुआ, जो चाहमान के नाम से जाना गया। हमीर रासो, नैणसी की ख्यात, वंश भास्कर, चौहान चंद्रिका आदि ग्रंथों से भी अग्निकुंड के सिद्धांत की पुष्टि होती है। यूँ देखा जाए तो अग्निकुंड से उत्पत्ति नितांत अव्यावहारिक है। यह तो केवल कवि की कल्पना की उड़ान कहा जा सकता है कि इन 4 वंशों के राजपूतों ने विदेशी सत्ता से संघर्ष किया था, इसीलिए अग्नि से उत्पन्न तपे तपाए कुंदन के समान खरे हैं, ऐसा उनको बताया है। डॉक्टर GN शर्मा बताते हैं कि यदि चंद्रबरदाई वास्तव में इन वंशों को अग्निवंशीय मानता होता तो वह अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से राजपूतों की 36 शाखाओं को सूर्य, चंद्र और यादव वंशीय न लिखता। 6ठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी के अभिलेखों और साहित्यिक ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि इन 4 वंशों में से 3 वंश प्रतिहार, सोलंकी व चौहान सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय थे। इसी प्रकार डॉक्टर शर्मा परमारों के लिए ब्रह्म क्षत्रिय कुलीन शब्द का प्रयोग किए जाने का उल्लेख करते हैं। अधिकांश विद्वान रासो ग्रंथ को कपोल कल्पित मानते हैं, परंतु डॉक्टर ओझा ने कहा है कि जो विद्वान इन 4 राजपूत वंशों को अग्निवंशीय या अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं, यह मात्र उनकी हठधर्मिता है। CV वैद्य भी इस मत को कल्पना से अधिक ज़्यादा कुछ नहीं मानते हैं। राजपूतों ने अपने वंश की प्रतिष्ठा का प्रतीक समझकर इस सिद्धांत को स्वीकार किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी इस मत को केवल चारण भाटों की चाटुकारिता से अधिक नहीं बताया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इसे ब्राह्मणों का एक प्रतिष्ठित जाति की उत्पत्ति की महत्ता को निर्धारित करने का प्रयास मात्र बताते हैं। विलियम क्रूक का ये कहना है कि अग्निकुंड से तात्पर्य अग्नि द्वारा शुद्धि से है। इस अग्निकुंड से क्षत्रियों को शुद्ध किया गया ताकि वे पुनः हिंदू जाति व्यवस्था में प्रविष्ट हो सके। ऐसी मान्यता है कि ऋषियों ने बौद्ध धर्म के अनुयायी बने क्षत्रियों को अथवा आदिवासी जातियों को या शक, हूण, कुषाण
आदि विदेशियों को यज्ञ के द्वारा शुद्ध कर पुनः क्षत्रिय बनाया होगा। अतः इस के आधार पर राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न होता हुआ बताने का प्रयास करते हैं। अतः हम यही कह सकते हैं, अग्निकुंड से उत्पत्ति के पीछे मात्र अग्नि के समक्ष यज्ञ के द्वारा शुद्धि करके उनको पुनः हिंदू धर्म या क्षत्रिय वर्ग में पुनः शामिल करने से ही हो सकता है। क्योंकि वे सब लड़ाकू जातियां थे, अतः उन्हें यज्ञ द्वारा शुद्ध करके प्राचीन क्षत्रियों में मिला लिया गया था। इसी प्रकार एक आधुनिक विद्वान का यह भी मत है कि वे संभवतः अग्निहोत्री ब्राह्मण थे, और जब उन्होंने अग्नि पूजा छोड़कर शस्त्र हाथ में लिए तब वे अग्निवंशी क्षत्रिय कहलाए। क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा अस्त्र शस्त्र ग्रहण करना कोई नई बात नहीं थी। इन मतांतरों के बीच अग्निकुंड की सत्यता मात्र इतनी ही हो सकती है कि ऋषियों ने बौद्ध धर्म के अनुयायी क्षत्रियों को या आदिवासी क्षत्रियों को या शक हूण आदि लोगों को अग्नि के द्वारा शुद्ध करके पुनः हिंदू समाज में सम्मिलित कर लिया था। इसी वजह से ये अग्नि कुल से उत्पत्ति का सिद्धांत चल पड़ा और अधिकांश चारणों, भाटों और राजपूत वंशों के लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया था। धन्यवाद। आज हम इस चर्चा में इतना ही पढ़ेंगे। शेष मतों के बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।